बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर का 5वां लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम सरफेस टेंशन के ऊपर बातें करेंगे। सरफेस टेंशन जो है ये बेसिकली मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस है। आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने डिफरेंस बता दिया था कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस होती है सिमिलर मालिक्यूलों के दरमियान और एडहेसिव फोर्सेस होती हैं डिसिमिलर मालिक्यूलों के दरमियान। यानी पानी के मालिक्यूलों की आपस में जो अट्रैक्शन है ये कोहेसिव फोर्सेस होगी, और पानी के मालिक्यूलों की ग्लास के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ जो अट्रैक्शन है वो एडहेसिव फोर्सेस होगी। ये इन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से पानी की या लिक्विड की जो सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच शीट की तरह बिहेव करती है। ये कैसे बिहेव करती है इसके लिए मैं आपके सामने एक फिगर बनाने लगा हूँ। ये फिगर वैसे आपने वाटर वॉल इक्वेशन में भी देखी हुई है, यहाँ पर भी हमें उसकी ज़रूरत है। मैं दो मॉलिक्यूल लूँगा, एक हम लेंगे लिक्विड के सेंटर में और एक हम लेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है जी। ये फर्ज करें आपके पास एक बर्तन है, ये लिक्विड की सरफेस है। हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक लिक्विड के सेंटर में ले लें ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा लिक्विड की सरफेस के ऊपर ले लें ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो सारे एक तरह के हैं, लेकिन हम अपनी स्टडी के लिए इनको दो कैटेगरीज में बदलेंगे। जो मॉलिक्यूल हमारा अंडर स्टडी है उसे हम कहेंगे ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल इनके इर्द गिर्द होंगे उन्हें हम कहेंगे बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल सेंटर में मौजूद है इस पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो है। वो कैसे जीरो है देखें। इसे एक बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है, ये अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है इधर वाले बी मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो उसे दूसरी तरफ खींच रहा है। एक इसे बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर खींच रहा है, ये अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है एक मॉलिक्यूल इसे नीचे खींच रहा है। इसी तरह एक मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहा है और ये अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है इधर वाले मॉलिक्यूल से। इसी तरह एक मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहा है और ये अट्रैक्शन बैलेंस हो जाती है इधर वाले मॉलिक्यूल से। मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर नहीं है, लिक्विड के अंदर है, उन पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो होती हैं। एक मॉलिक्यूल से इधर खींचता है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर खींचता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के गिर्द मुख्तलिफ आपको बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, ये सारे एक दूसरे की अट्रैक्शन को कैंसिल कर रहे हैं। अब हम उस मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं जो सरफेस के ऊपर है, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसे एक मॉलिक्यूल इधर खींच रहा है और एक मॉलिक्यूल इसे इधर खींच रहा है। ये अट्रैक्शन तो बैलेंस हो गई है। एक मॉलिक्यूल इसे नीचे खींच रहा है, बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये अट्रैक्शन बैलेंस नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल ही कोई नहीं है। उसका ये नतीजा निकलता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ये एक इनवर्ट पुल फील करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल वाटर के हैं ना, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ये इट इज अ काइंड ऑफ कोहेसिव फोर्स। अब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ऐसे लगता है इन्हें जैसे को अंदर खींच रहा हो, और ये जो इनवर्ट पुल है यही बेसिकली सरफेस टेंशन है। और इस इनवर्ट पुल की वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे शीट हो। वाटर की सरफेस जो है ना, वाटर अगर साकन हो तो उसकी सरफेस ऐसे बिहेव करेगी जैसे शीट हो। इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दे देता हूँ। आप एक ब्लेड लें, रेजर ब्लेड, इसे आप एहतियात से लिक्विड की सरफेस के ऊपर डाल दें, पानी की सरफेस के ऊपर, और आप देखेंगे ये पानी के ऊपर तैरेगा। अलबत्ता अगर ये थोड़ा सा तिरछा हो गया तो ये पानी के अंदर डूब जाएगा, लेकिन अगर आप पानी की सरफेस के ऊपर इसे रखते हैं तो ये बिल्कुल तैरेगा। ये इस बात का प्रूफ है कि पानी के मॉलिक्यूल की जो सरफेस है वो एक शीट के तौर पर बिहेव कर रही है। ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं जिसकी वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इनको इनवर्ट पुल फील होती है, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन आपकी किताब में चूंकि डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट बयान की गई है तो मैं उधर भी जाना चाह रहा हूँ। आप एक गिलास में ले लें पानी, एक में ले लें शहद, दोनों में अगर आप उंगली डालें तो आप देखेंगे कि शहद के जो सरफेस है उसके अंदर आपको उंगली डालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उसकी रीज़न यह है कि जो शहद के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। पानी के अंदर आप उंगली आराम से डाल लेंगे। तो ये जो सरफेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है इन डाइंस ऑन यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड सरफेस,
इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। आपकी किताब में असल में यही डेफिनेशन दी गई है, लेकिन उससे इतना कंसेप्ट डेवलप नहीं होता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करके दिया है कि सरफेस टेंशन बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस हैं। जो सरफेस के मालिक्यूल हैं वो एक इनवर्ट पुल फील करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड की सरफेस एक शीट के तौर पर बिहेव करती है। बेसिकली यही सरफेस टेंशन है। लेकिन आपकी किताब में जो डेफिनेशन दी है वो भी मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करती है कि लिक्विड की सरफेस को अगर एक्सपेंड करने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। या दूसरे बाद में आप ये कह लें कि ये अगर लिक्विड है, इस पर जो 90 एंगल से जो फोर्स एक्ट कर रही है इन डाइंग ऑन यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। दोनों डेफिनेशन आपकी किताब में है, मैं बोल देता हूँ। पहली डेफिनेशन है द फोर्स इन डाइंग्स एक्टिंग एट राइट एंगल। आप देखें ये जो भी सरफेस है मैंने इसके राइट एंगल अपनी फिंगर रखी हुई है, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इन डाइंग्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन यूनिट लेंथ ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और मैंने इसकी एक और डेफिनेशन भी आपको बता दी है कि किसी भी लिक्विड की सरफेस को एक्सपैंड करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये भी आपने देखा है कि जब आप फिंगर डालेंगे लिक्विड के अंदर तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस ज़रा फैल जाएगी, तो ज़ाहिर आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी है, तो ये एनर्जी जो है ये भी सरफेस टेंशन है। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। सरफेस टेंशन का जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट लेंथ पे, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है ना वो ये है। दूसरी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी एनर्जी वाली, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो उसके लिए भी जो यूनिट है वो है जूल्स पर मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा ही वैसे ऊपर वाले यूनिट यूज होता है, लेकिन आप दोनों जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम उन कुछ फैक्टर्स की तरफ आते हैं जिस पर सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या नेचर ऑफ लिक्विड। आपको पता है जब आप लिक्विड बदलते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती हैं, तो बेसिकली बात तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की है ना। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूलों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, अगर उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो सरफेस टेंशन कम होगी। जैसे हनी या शहद की हमने एग्जांपल दी है। शहद के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप उंगली डालते हैं तो थोड़ा सा आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा पानी की निस्बत। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हनी के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस इनकी स्ट्रॉन्ग है पानी से, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जिस पर इसका निसार है वो है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं और सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पावरफुल हो जाती हैं और इससे सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देखें जी ज़रा, तो ये नेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनका अलग अलग तज़किरा किया गया था, ये बेसिकली एक ही है दोनों। तो मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आ रहा है वो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का यानी अजीबोगरीब या हैरानकुन बिहेवियर। आप जानते हैं किसी भी चीज़ को हम गर्म करें तो वो फैलती है और किसी भी चीज़ को ठंडा करें तो वो सिकुड़ती है। अगर हम पानी को फर्ज करें, पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके सामने, हम इसको ठंडा करें तो पानी भी सिकुड़ता है, ये बात ठीक है। लेकिन 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम पहुंचते हैं इस पर या इससे नीचे, तो पानी का अजीबोगरीब बिहेवियर जो है वो शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर के बाद पानी सिकुड़ने की बजाय फैलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसे ज्यादा जगह ली होती है, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। यही वजह है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। ये कहलाता है पानी का एनॉमलस बिहेवियर। इसकी रीज़न जो है वो ये है कि जब हम पानी को कूल करते हैं तो पहले तो पानी श्रिंक होता है, लेकिन जब आप इस टेम्परेचर से नीचे आते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और पानी के मॉलिक्यूलों में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो उनके दरम्यान में गैप्स डेवलप होते हैं। आप पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, इस तरह की होती है। अब यहाँ पर गैप्स हैं कुछ, ये जब गैप्स डेवलप होंगे, जब पानी का मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये गैप फिल होते रहते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड फ्रीज हो जाएगा अपनी जगह पर तो ये गैप्स डेवलप हो जाएंगे। इन गैप्स की वजह से बर्फ 9% ज़्यादा स्पेस लेती है वाटर से। यही वजह है कि बर्फ़ की डेंसिटी जो है वो कम होती है पानी से और बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। इसका एक सबूत भी मौजूद है। आप अपने घर में देखें, फ्रिज के अंदर हम जिस खाने में बर्फ़
जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने कोई मेटल का बर्तन रखा हो और उसमें आप बर्फ़ फ्री जो है ना वो पैदा करते रहें, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो जो बर्तन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि पानी जब बर्फ़ में बदलने लगता है तो वो फैलता है, और जब वो फैलेगा तो ज़ाहिर है वो सारा जोर बर्तन के ऊपर लगाएगा, और बर्तन जो है वो अपनी जो एक सरफस है एक इक्वल उसको बरकरार नहीं रख सकेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाएगा। ये भी इस बात का प्रूफ है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। ऐसे ममालिक जहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ पर जो लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, ये ऊपर से इनकी टॉप लेयर जो होती है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है। तो ये पानी जब ठंडा होता है तो जो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। और बर्फ़ याद रखिएगा इंसुलेटर भी होती है, ये फर्दर कोल्डनेस को अंदर नहीं जाने देती। तो बर्फ़ के नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो खुद को बरकरार रखती है, वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार रही होती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी कोल्डनेस नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ इंसुलेटर है। बर्फ़ के इंसुलेटर होने का ये भी सबूत है कि जो एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में लोग रहते हैं वो बर्फ़ के घर भी बनाते हैं, जिन्हें इग्लूस कहते हैं। तो बर्फ़ के घर जो होते हैं जब आप उसके अंदर चले जाएंगे तो फर्दर जो कोल्डनेस है वो घर के अंदर नहीं आ सकती, तो वो घर निस्बतन गर्म होते हैं बाहर की निस्बत। ये मैं पोलर रीजन्स की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पर बर्फ़ के घर भी बनाए जाते हैं। तो ये है पानी का एनोमलस बिहेवियर। अब पानी की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन उसने मांगी हुई है। पहली उसने बताई है कि जो वाटर की हाई सरफेस टेंशन होती है वो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। पानी के मालिक्यूलों में चूँकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो इस वजह से पानी के मालिक्यूलों की कंपैरेटिवली सरफेस टेंशन हायर होती है। यही वजह है कि पानी का जब भी हम ड्रॉप बनाते हैं तो वो गोल बनता है, स्फेरिकल बनता है, क्योंकि जो सरफेस के मालिक्यूल होते हैं ये अपना एरिया जो है वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो गोलाई में आ जाते हैं। अब पानी का जो ड्रॉप है वो जिस मर्जी शक्ल में बनाया है, लेकिन जब वो डेवलप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है, क्योंकि सरफेस के मालिक्यूल खुद को इन्वर्ट जो है ना चारों तरफ से खुद को इन्वर्ट बना जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी का मालिक्यूल एग्जैक्टली जो है वो स्फेरिकल या गोल होता है। एक और पानी की प्रॉपर्टी है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये बहुत हाई होती है। अब ये जो बात है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। आप तीन चीज़ों की, तीन एरियाज़ का कंपैरिजन करें आपस में। एक कराची को हम ले लेते हैं जो साहिल समुंदर के साथ है, एक हम किसी सहराई इलाके को ले लेते हैं जैसे बहावलपुर है, ये सहराई इलाका है, और एक हम इनलैंड एरियाज़ ले लेते हैं जैसे इस्लामाबाद है। वैसे तो इस्लामाबाद के करीब भी कुछ झीलें मौजूद हैं जैसे रावल डैम है, सिबली डैम है और खानपुर डैम है। चलें हम इनलैंड जो है ना किसी एरिया की बात कर रहे हैं। अब जो इनलैंड एरियाज होते हैं ये मिट्टी के ऊपर होते हैं, और जो सहराई इलाके होते हैं वो रेत के ऊपर होते हैं, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं जैसे कराची है इनके पास पानी की बहुत बड़ी मैस होती है। अब पानी की स्पेसिफिक हीट इन तीनों में से सैंड, सॉइल एंड वाटर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है, दूसरे पर सॉइल की होती है और सैंड की सबसे कम होती है। अगर किसी चीज की स्पेसिफिक हीट कम है तो इसका मतलब है वो जल्दी गर्म होती है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती है किसी भी चीज का आप एक ग्राम लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करें, उसके लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है या जितनी हीट देने की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सॉइल जो सैंड है ये सबसे पहले गर्म होती है और सबसे पहले ठंडी होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत कम है। उसका ये नतीजा निकलता है कि सहराई इलाकों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे जून जुलाई में ये सहराई इलाके जो ना वो दिन के वक्त शदीद गर्म होते हैं, लेकिन रात को वो उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं क्योंकि सैंड जो होती है वो रात को जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि जो सहराई इलाके हैं वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। सॉइल की निस्बत सॉइल जो इनलैंड इलाके हैं जैसे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है या लाहौर है, ये इलाके जो समुंदर से ज़रा दूर होते हैं, तो जो मिट्टी होती है इसकी स्पेसिफिक हीट थोड़ी सी ज़्यादा होती है सैंड से। ना ये जल्दी गर्म होती है ना ये जल्दी ठंडी होती है। यही वजह है कि इनके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और तीसरी चीज़ आ गई है वाटर रेजर्वायर्स, जैसे समुंदर में पानी मौजूद होता है और पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। पानी ना जल्दी गर्म होता है
ना जल्दी ठंडा होता है। यही वजह है कि समुद्र के किनारे जो शहर आबाद होते हैं वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पानी की जो विंड्स होती हैं, पानी से जो विंड्स वगैरह चलती हैं वो टेम्परेचर को किसी हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। ये जो सैंड एरियाज होते हैं वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये आपका टॉपिक था स्पेसिफिक हीट, जिसका मैंने आपको 3 एग्जांपल्स भी दे दी हैं। सैंड की सबसे कम है स्पेसिफिक हीट और वाटर की सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि वाटर के करीब जो शहर होंगे वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन कम होगी, और जो सैंड के इर्द गिर्द शहर होंगे या सैंड के अंदर जो शहर होंगे वहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये भी स्पेसिफिक हीट की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। और देखते हैं क्या है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी पानी का अगर आप एक मोल ले लें और उसे आप इवेपोरेट करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको इवेपोरेट करने के लिए। इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं अल्कोहल से, ईथर से। उनका आप अगर आप एक मोल लें, उन्हें थोड़ी सी एनर्जी दें तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो पानी के मालिक्यूलों में चूंकि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए ये इवेपोरेट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता है। इसलिए पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक तो बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में भी आपको बता चुका हूँ कि जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड हैं वो अपने ग्रुप के बाकी हाइड्राइड से एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। इसकी रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आगे हम चलते हैं जी, एंथैल्पी पे आप आगे बातें आ गई। एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। आप जानते हैं कि जब भी कोई फेस चेंज होती है, कोई सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में बदलता है, तो उसके साथ जो है ना वो एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि सॉलिड जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड मजीद हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कन्वर्ट होगा गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। तो कोई भी जो फेस चेंज होती है उसके साथ एनर्जी चेंजेस भी इन्वॉल्व होती हैं। और ये जो एनर्जी चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। आगे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।